हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में चलिए। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में तुगलक वंश की, और इसी तुगलक वंश की कड़ी में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा जल्दी से जो है रिवाइज करवा रहा हूँ। फिरोज शाह तुगलक की हम लोग बात कर रहे थे, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, इन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है ना? एक तो इस क्लास में फिर कह रहा हूँ, क्योंकि तुगलक वंश समाप्त होने वाला है, सैयद वंश भी स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्लास के आपके डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा कि तुगलक एंड सैयद वंश पार्ट 1। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? एलियट और एनफिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का क्या कहा था? अकबर कहा था। ये बात हमने पिछली क्लास में कर ली। महत्वपूर्ण कार्य इसने कौन कौन से करे, वो सारी चर्चा हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं। ठीक है? महत्वपूर्ण विभाग, किन किन नए विभागों की स्थापना की, इन विभागों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है? उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए क्या क्या इसने कृत्य नहीं कुकृत्य किए, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके। दलाइल फिरोजशाही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यूपीएससी के लिए। ठीक है? तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि निर्माण और स्थापत्य कला में क्या क्या चीजें इसने की। एक तो खान जहां तेलंगाना का अष्टभुजाकार मकबरा है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली की प्रथम अष्टभुजाकार इमारत मानी जाती है। लगभग 300 नए नगरों का इसने निर्माण करवाया था। उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर थे उनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। हरियाणा में कौन कौन से नगर बसाए, यूपी में कौन कौन से नए नगर, पंजाब की हमने बात की, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की हमने बात की। जिन्नों का नगर या जिन्नों का शहर, जिन क्या होता है? चिराग और जिन वाला वो। ठीक है ना? ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह कोटला नगर में जाकर के कोई व्यक्ति रात को जाकर के वहां पर पर्ची रख करके आ जाए, ठीक है ना, फिरोज शाह कोटला में, तो सुबह उड़ते ही उसकी जो है मनवांछित इच्छाएं जितने भी पूरी होती है, वो जो उसने मांगा है वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि तो गुरुजी कल ही दिल्ली वाली गाड़ी में बैठेंगे, फिरोज शाह कोटला नगर जाएंगे, वहां पर्ची लिख करके आएंगे। ब्याह नहीं हो रहा क्या? ऐसा नहीं होगा। चलिए खैर, फिर हमने बात करी नहरों का। सर्वाधिक नहरें इसने निर्माण करवाई। कौन कौन सी नहरें? दिल्ली से सिरसा, यमुना से फिरोजाबाद, सिरमौर, सतलज, है ना, से, हाँ से सिरमौर जो है हिमाचल है विस्तृत है। ठीक है ना? सतलज से लेकर के हाँसी, गग्गर से फिरोजाबाद यूपी में। ठीक है? रजबा नहर अपने पिता के नाम पे, उलू खानी नहर अपने भाई एमबीटी की याद में इसने करवाई थी। सबसे लंबी नहर कौन सी है? सिरमौर सतलज से लेकर के हाँसी वाली जो नहर है, लगभग कितनी, 200 किलोमीटर है। कितनी है? 200 किलोमीटर सबसे लंबी नहर थी। ये हमने बात कर ली हमारी पिछली कक्षा में। अब जो हम बात करने वाले हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में करने वाले हैं, तो ध्यान देना। ठीक है? उसी के साथ में फिर हम सैयद वंश बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने आपको डिटेल से इसलिए जानबूझ करके पढ़ाया क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ से आपके प्रश्न आप लोगों के आते हैं। ठीक है? फिरोज शाह तुगलक के कुछ सिक्के, कि फिरोज शाह तुगलक के सिक्के, फिरोज शाह तुगलक के कुछ प्रमुख सिक्के कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे। जैसे अदा, देखो, एक तो जीतल तांबे का सिक्का, पहली चीज इधर लिख देता हूं, जीतल तांबे का सिक्का। नंबर 2 अदा, माफ करना बेटा, टंका। क्या चीज? टंका क्या होता था? चांदी का सिक्का। टंका क्या था? चांदी का। आगे बात समझ। जीतल क्या था? तांबे का। एक इसने सिक्का चलाया अदा। अदा मतलब आधा। आधा किसका? जीतल का। किसका? जीतल का 1/2 भाग, इसका मतलब 50%। क्या कहलाए? अदा। एक कहलाए बिख। क्या चीज? बिख। जीतल का 1/1/4 भाग मतलब 25% क्या कहलाता था? बिख। संसगनी, 6 जीतल के बराबर 1 संसगनी होता था।
ठीक है, दोगुनी 3 जीतल के बराबर, हस्तगनी और चिहली 8 जीतल के बराबर होते थे। ये लोग, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो अधा, अधा क्या ध्यान रखोगे कि जीतल का 1/2 भाग, बिख जीतल का 1/4 भाग बिख कहलाता था। संसगनी, संसगनी का मूल्य होता था 6 जीतल के बराबर, 6 जीतल के बराबर। चार दोगुनी, तो 6 किसका 2 गुना होता है? 3 का, तो 3 जीतल के बराबर। हस्तगनी या चिहल, हस्तगनी या चीहल, ठीक है, 8 जीतल के बराबर। आठ जीतल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य? एक तो ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही, जो कि फारसी भाषा में लिखी हुई है, फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की क्या है आत्मकथा, ये स्वयं लिखी है उसने फारसी भाषा में। एफएसटी ने अपनी आत्मकथा कौन सी? फतुहात ए फिरोज शाही, स्वयं फारसी भाषा में लिखी है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राजकवि, हम लोग अब तक एक बात ले रहे थे, नाम ले रहे थे बार बार, बर्नी, ठीक है ना, कि बर्नी के अनुसार, ये अनुसार, वो अनुसार, बर्नी के ऐसे, है ना, बर्नी को जेल में डाल दिया था। जैसे इब्न बतूता को डाला था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को क्या डाल दिया था बेटा? जेल में डाल दिया था। बर्नी के 2 प्रमुख ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथ हैं? देखना ध्यान से। तारीख है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही,
और दूसरा है आपका फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी। तारीख फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक समय एफएसटी के प्रारंभिक 5 वर्ष कौन कौन से 1351 से लेकर के 1356 तक का वर्णन है। मतलब 1351 से लेकर के 1356, ठीक है, कितने साल हो गए बताना तो के 1351 से लेकर के 1356, 1351 से लेकर के 1356 5 वर्ष होंगे ना। शाबाश, इधर देखो 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 6 वर्ष का। 1351 से लेकर के बोला था मैंने, 6 वर्ष का वर्णन है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। फतवाए जहांदारी, क्या चीज? फतवाए जहांदारी शरीयत के अनुसार कानूनी सरकारी कानूनों का वर्णन है। शरीयत के अनुसार सरकारी कानूनों का वर्णन है। सरकारी कानूनों का वर्णन है, पहली बात, ठीक है। और साथ ही साथ तुगलक वंश के शासकों का या सल्तनत कालीन शासकों के, सल्तनत कालीन शासकों का राजनैतिक वर्णन। क्या है? राजनैतिक वर्णन है। राजनीतिक वर्णन है। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, तारीख फिरोजशाही, ठीक है। तारीख फिरोजशाही किसने लिखा था? बर्नी ने। प्रारंभिक 6 वर्षों का जो है इसमें वर्णन है। बाकी इसको पूरा किसने किया? एक व्यक्ति था शम्स ए सिराज आफिफ, ठीक है। शम्स ए सिराज आफिफ ने तारीख फिरोजशाही में फिरोज शाह के संपूर्ण शासनकाल का वर्णन किया है। शम्स ए आफिफ ने शम्स ए आफिफ एफएसटी के संपूर्ण शासनकाल का वर्णन किया। ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। और आफिफ साहब कहता है, शम्स ए सिराज आफिफ क्या कहता है? शम्स ए सिराज आफिफ है पूरा नाम, बेटा ध्यान रखना। तो आफिफ क्या कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के वो राजस्व की जानकारी देता है। उसके बारे में वो जानकारी देते हुए कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कृषक वर्ग की कोई भी ऐसी स्त्री नहीं थी जिसके पास में स्वर्ण आभूषणों की टोकरी नहीं हो।
स्वर्ण आभूषणों की टोकरी नहीं हो, मतलब किसानों का स्वर्णिम युग था ये। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीजें हमने बात कर ली। फिरोज शाह तुगलक के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग इसमें चर्चा कर रहे थे। अब देखिएगा आगे की जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने कर ली। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड गद्दी के ऊपर बैठता है। अयोग्य और निर्बल शासक हुआ करता था। अयोग्य और निर्बल शासक था कौन? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। इस गयासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या कर दी एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। और ये अबू बकर 1398 से लेकर के 1390 ईस्वी तक शासक बना। हमारे काम की नहीं है, केवल और केवल ध्यान रखना है ना। इस अबू बकर की हत्या करी मोहम्मद शाह नामक अमीर व्यक्ति हुआ करता था। 1390 में इसकी क्या कर देता? हत्या। हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है ना। अब गयासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या किसने करी? अबू बकर की। अबू बकर ने, केवल लाइन लिख रहा हूं कि एफएसटी की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड ये वस्तुतः ये भी है ना, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड फिरोज शाह तुगलक का भतीजा हुआ करता था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के भी संतान नहीं थी, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, तुगलक शाह सेकंड शासक बना, ठीक है। इस गयासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या, क्या चीज बेटा? हत्या कर दी किसने? अबू बकर ने 1390 ईस्वी में। एक अमीर अबू बकर ने की, अबू बकर ने की, ठीक है। किसने की है? अबू बकर ने हत्या कर दी किसकी? गयासुद्दीन तुगलक शाह की। किसकी कर दी? और इस प्रकार से शासक बना कौन? अबू बकर। अब इस अबू बकर की हत्या, ठीक है, अबू बकर की हत्या किसकी? अबू बकर की हत्या। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, अबू बकर की हत्या 1390 ईस्वी में। 1390 ईस्वी में कब हुई है? 1390 ईस्वी में मोहम्मद शाह नामक अमीर था, इसके द्वारा कर दी गई। मोहम्मद शाह ने की। किसने की है? मोहम्मद शाह ने। तो अब सुल्तान कौन बना है? मोहम्मद शाह। एक तरीके से ये राजनीतिक उठापटक है। ये क्या है? ये एक तरीके से राजनीतिक उठापटक है, ये ध्यान रखना। देखो, गयासुद्दीन तुगलक शाह शासक बना, हत्या कर दी अबू बकर ने। अबू बकर की हत्या कर दी किसने? मोहम्मद शाह ने। किसने कर दी? मोहम्मद शाह ने। और मोहम्मद शाह शासक बनता है, ठीक है। उपाधि धारण करी मोहम्मद शाह ने नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह की। तो शासक कौन बनता है? शासक बनता है मोहम्मद शाह। शासक कौन बनता है आपका? मोहम्मद शाह बनता है। अब ध्यान से सुनो, मोहम्मद शाह शासक बन गया। क्या बन गया? मोहम्मद शाह शासक। उपाधि धारण करी इसने कौन कौन सी? नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह की।
कौन सी उपाधि धारण करी? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय की इसने उपाधि धारण करी। इसी के शासनकाल में देखो विद्रोह हुए 3, केवल समझना, दिमाग नहीं लगाना, यहां से प्रश्न नहीं आएगा। एक विद्रोह हुआ गुजरात में, एक विद्रोह हुआ इटावा में, और दूसरा जो है हुआ आपका दोआब क्षेत्र में। गुजरात विद्रोह के ऊपर इसने अपने सेनापति था जिसका नाम था जफर खां, इस जफर खां को भेजा, विद्रोह दबा के आ गया वो। इटावा और दोआब जो क्षेत्र थे, इटावा और दोआब क्षेत्र में ये स्वयं विद्रोह दबाने के लिए गया था, ठीक है ना, क्या है, स्वयं विद्रोह दबाने के लिए गया। लेकिन 1394 में इस मोहम्मद शाह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1394 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, याद रखना। तो 1390 से 1394 इसके काल में गुजरात, इटावा वे दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में विद्रोह हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, 1394 ईस्वी में मृत्यु हो गई। क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। मतलब कोई टिक ही नहीं रहा है, ध्यान दो, कोई टिक ही नहीं रहा। गयासुद्दीन तुगलक आया, गया। अबू बकर आया, गया। मोहम्मद शाह आया, ये भी गया 4 साल। अब जो अंतिम जो शासक बना वो बना था महमूद शाह, तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद शाह। शासक कौन बना, महमूद शाह। महमूद शाह शासक कौन बना, महमूद शाह। और ये लंबा टिका भाई, इसने लगभग 20 साल तक का शासन किया, 1394 से लेकर के 1414, 1394 से लेकर के 1414 ईस्वी तक का शासनकाल है इसका, ठीक है। याद रखना कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का क्या है, ये अंतिम शासक है। कौन, महमूद शाह। कौन है भाई, महमूद शाह। अब इसी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। अब ये मंगोल आए वापस, देखो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के काल में, गयासुद्दीन तुगलक के काल में इन मंगोलों का दबदबा रहा, आक्रमण हुआ। एमबीटी ने भी पराजित किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने भी खूब बार इसके साथ में युद्ध लड़े, 24 बार इन मंगोलों का आक्रमण का सामना करना पड़ा, अंततः पराजित किया, गाजी की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। तो अब एक बार पुनः महमूद शाह, जो कि ये कमजोर शासक है, ये कौन है, ये कैसा कमजोर शासक है, एक तरीके से कमजोर शासक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि तुगलक वंश काल में ही दिल्ली सल्तनत का पतन काल प्रारंभ हुआ। तो महमूद शाह जब शासक बना 1394 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, तो ध्यान रखना कि मंगोल शासक तैमूर ने 1398 में, इसके काल में महमूद शाह के काल में क्या किया, आक्रमण किया। और इसी महमूद शाह के समय ही ख्वाजा जहान नामक व्यक्ति ने जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना करी थी। किसकी, सरकी राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। 1400 ईस्वी आते आते अनेक जो राज्य थे वो क्या हो गए, आपके स्वतंत्र हो गए थे। क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। जैसे कैसे करके जो है इसने अपना शासनकाल संचालित किया 1414 ईस्वी में, और इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही तुगलक वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। देखो तो महमूद शाह के शासनकाल में, महमूद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में
मंगोल शासक। मंगोल शासक। तैमूर ने भयंकर आक्रमण किया। वे अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कि इसके समय ही ख्वाजा जहान ने जौनपुर में सरकी राज्य की नींव डाली। सरकी राज्य की क्या है की है स्थापना की। 1400 ईस्वी तक अनेक राज्य दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। और 1414 ईस्वी में 1414 ईस्वी में तुगलक शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन हो गया। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा चैप्टर हो गया तुगलक वंश वाला कंप्लीट। हम बात करेंगे सैयद वंश। कोई काम का नहीं है, ठीक है, कुछ विशेष महत्वपूर्ण है नहीं सैयद वंश में। 15-20 मिनट का चैप्टर है, ठीक है। सैयद वंश का काल देखें तो 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक का काल जो है वो कौन से वंश का है? सैयद वंश का। देखो कैसे सैयद वंश के हाथ में गद्दी आ गई अचानक से, क्या पृष्ठभूमि रही, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने आपको कहा कि तुगलक वंश का पतन हुआ और तुगलक वंश के पतन के साथ ही साथ एक तरीके से अनेक जो राज्य थे वो क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए। जैसे हम बात करें खानदेश की, हम बात करें मालवा की, हम बात करें गुजरात की, तो पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण क्या रहा कि तैमूर ने जब आक्रमण किया था उस विशाल तुगलक वंश की नींव को हिला डाला। मैंने कहा ना कई क्षेत्रों के ऊपर उसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। और ये जब सारी कठिन परिस्थितियां चल रही थी तो इन्हीं कठिन परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी थी वो सैयद वंश के हाथ में आ गई थी, ठीक है। अब ये प्रश्न ये आ जाता है थोड़ा सा हमारे दिमाग में कि
पहला ही बात यह आता कि ये सैयद जो है कौन है, सैयद वंश के लोग जो है वो कौन है। मैंने आपको ये तो समझा दिया किस प्रकार से जो है साम्राज्य हाथ में आया, क्योंकि महमूद शाह के बाद में कोई था ही नहीं व्यक्ति, उसके साथ में तुगलकों का तो पतन हो गया। तो सैयद ध्यान देना कि सैयद वंश के जो लोग हैं वो स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानने वाला कौन सा वंश था, तो सैयद वंश था। सल्तनत काल में एकमात्र शिया मत का अनुयायी था। ठीक है, तो इस वंश के लोग अपने आप को इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। ठीक है, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान यह इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है, आपका ध्यान रखना कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान शिया मत को मानने वाला एकमात्र वंश था। ठीक है, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान केवल और केवल एकमात्र ऐसा वंश हुआ, ठीक है, जो कि शिया वंश में, या माफ करना, शिया मत को मानता था, शिया के अनुयायी थे। ठीक है, किसके अनुयायी थे? शिया के अनुयायी थे। आगे बात समझ। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? खिज्र खां। यही प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। संस्थापक, सैयद वंश में ज्यादा दिमाग मत लगाना। संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अब ध्यान से सुनो भाई, अचानक तो ये कोई सैयद वंश टपक नहीं पड़ा भारत में, जो कहीं से बाहर से आकर के शासन करने लग गया। तुगलक वंश का जैसे ही पतन हुआ तो एकदम से सैयद वंश, कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे रहा ही होगा। अब सुनो कहानी, छोटी सी कहानी। इस खिज्र खां का पिता, जिसका नाम था नासिर उल मुल्क मर्दान दौलत, नासिर उल मुल्क मर्दान दौलत, ठीक है, नासिर उल मुल्क मर्दान दौलत जो था वो अरब का निवासी था, अरब का रहने वाला था। और ये फिरोज शाह तुगलक के समय, कौन? नासिर उल मुल्क मर्दान दौलत फिरोज शाह तुगलक के समय अमीर वर्ग में शामिल था। क्या किसमें शामिल था? अमीर वर्ग में शामिल था। तो ध्यान लिखना कि पिता
नासिर उल मुल्क मर्दान दौलत। फिरोज शाह तुगलक FST के अमीर वर्ग में शामिल था। कहानी समझ में आई क्या? संस्थापक कौन है सैयद वंश का? खिज्र खां। इस सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां का पिता था नासिर उल मुल्क मर्दान दौलत। छोटा सा नाम है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के अमीर वर्ग में शामिल था। किसके? फिरोज शाह तुगलक के अमीर वर्ग में शामिल था। अब आगे की कहानी सुनो। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया 1398 महमूद शाह के समय, उस समय खिज्र खान ने तैमूर की हेल्प की थी। क्या की थी? खिज्र खान ने तैमूर की क्या करी? हेल्प करी। और इसी हेल्प से प्रसन्न होकर के तैमूर ने जब भारत छोड़ा, भारत छोड़ने से पूर्व तैमूर ने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, कौन कौन से क्षेत्र? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, इन तीनों क्षेत्रों की सूबेदारी किसको दे दी थी? खिज्र खां को दे दी थी। किसको दे दी थी? खिज्र खां को। इस तैमूर का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख खान। क्या नाम था? शाहरुख खान। तो इस खिज्र खान ने क्या किया? इस तैमूर के पुत्र शाहरुख खान के प्रतिनिधि के रूप में, दिखावे के रूप में ये यहां पर क्या करता रहा? शासन करता रहा। ठीक है। और इसीलिए खिज्र खान ने क्या करा? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जबकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो कौन सी उपाधि धारण करी? उपाधि धारण करी रैयत-ए आला की। कौन सी उपाधि धारण की? रैयत-ए आला की उपाधि धारण करी। पंजाब, मुल्तान और सिंध, ठीक है, इन तीनों के तीनों क्षेत्रों का दिल्ली में इसने क्या कर दिया? विलय कर दिया। और साथ ही साथ ध्यान रखना बेटा, खिज्र खान ने अपने सिक्कों पर तुगलक वंश के शासकों का ही नाम रहने दिया था। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खान जी की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद खिज्र खान का एक पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। वो मुबारक शाह क्या बनता है? शासक बनता है। तो देखिएगा नोट, कि तैमूर के भारत आक्रमण के दौरान, तैमूर के भारत आक्रमण के दौरान खिज्र खान ने तैमूर की सहायता की। तैमूर ने भारत छोड़ने से पूर्व नंबर 1 मुल्तान, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 दीपालपुर। इन तीनों क्षेत्रों की सूबेदारी खिज्र खां को प्रदान की।
खिज्र खां इंपॉर्टेंट है ये। खिज्र खां भारत में तैमूर के पुत्र, ये प्रश्न आया हुआ अभी, ठीक है ना। तैमूर के पुत्र शाहरुख खान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके नहीं की, जबकि रैयत आला रैयत ए आला देखो बेटा सुनो, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब जनता, ठीक है ना। आला का मतलब आला गीला। रैयत ए आला का मतलब ये होता है कि प्रजा का मुखिया, प्रजा का की उपाधि धारण की। ठीक है, लास्ट बात लिख देता हूं कि 20 मई 1421 को मृत्यु हो गई। 20/5/1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, ये लो साहब। अगला जो शासक बना वो कौन बना? मुबारक शाह। शासक कौन बना? मुबारक शाह। मुबारक शाह के शासनकाल के समय की यदि हम बात करें तो 1421 से लेकर के आपका 1434 ईस्वी। ठीक है, बात करें कि ये मुबारक शाह वस्तुतः कौन था, तो खिज्र खां का पुत्र था। देखो यहां पर कुछ है नहीं विशेष, ठीक है ना। किसका पुत्र था? खिज्र खां का पुत्र था। इसने शाह सुल्तान की उपाधि धारण करी। वास्तविक नाम क्या था? मुबारक खां। उपाधि शाह सुल्तान। शाह सुल्तान की उपाधि धारण करी। तो एक तरीके से इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, सुल्तान की उपाधि धारण करी किसने? सबसे पहले मुबारक शाह ने। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक था।
सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नया नगर बसाया इसने। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नया नगर बसाया। ठीक है, अब ये मुबारकाबाद देखो, मुबारक शाह खिलजी ने नहीं बसाया है, ये सैयद वंश का है मुबारक शाह। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि मुबारकाबाद नामक नवीन नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुबारक शाह के द्वारा की गई थी। कहां पर है? यमुना नदी के किनारे है, आगरा के समीप। ठीक है, मुबारक शाह कौन से वंश का है? सैयद वंश का है। कौन सा? सैयद वंश का। अब देखो छोटी सी कहानी मुझे आपको सुनानी पड़ेगी, मैं नहीं चाह रहा था कि सुनाना चाहूं। इस मुबारक शाह का एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। ये मुबारक शाह का बहुत बड़ा विरोधी हुआ करता था। देखने में तो उसका पक्षधर था, लेकिन वस्तुतः ये क्या था? ये विरोधी था। तो इस वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद में एक विरोधी लोगों का दल बनाया। उसने क्या बनाया? दल बनाया। अब इस दल में दो प्रकार के लोग थे, एक तो हिंदू लोग थे, दूसरे मुस्लिम लोग थे। मुस्लिमों का नेता तो कौन था? सरवर उल मुल्क। और हिंदुओं का जो नेता था वो कौन था? सिद्धपाल था। कौन था? सिद्धपाल। तो ये अमीर लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद में इस बेचारे मुबारक शाह को कहा कि देखो आपने यमुना नदी के किनारे जो मुबारकाबाद नगर बसाया ना, उस नए नगर का निरीक्षण करने तो आ जाओ, आप देख तो लो कैसा बनाएंगे, है ना। तो ये जब मुबारकाबाद जब जाता है, कौन? मुबारक शाह। तो ये सरवर उल मुल्क ने सिद्धपाल हिंदू नेता को भड़का करके इसकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। 19 फरवरी 1434 को। मुबारक हो। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख रहा हूं कि मुबारक के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र रच एक हिंदू नेता सिद्धपाल की सहायता से उन्नीस फरवरी 1434, ठीक है, 1434 ईस्वी को मुबारक शाह को मरवा दिया। ठीक है, अब देखो इसने षड्यंत्र तो रचा। अब इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब शासक कौन बनेगा? सरवर उल मुल्क? नहीं, बड़ा खतरनाक आदमी था सरवर उल मुल्क। क्या? इसने मुबारक शाह का एक दत्तक पुत्र था, भाई फरीद का पुत्र था, जिसको गोद लिया रखा था। इस मोहम्मद शाह को उसने क्या करा? शासक बनाया। क्या बनाया? शासक बनाया। ठीक है, आगे बात समझ में। 1434 से 1445, जबकि वास्तविक शक्तियां अपने अपने आप में खुद में नियुक्त कर ली। ठीक है, मोहम्मद शाह।
ठीक है, तो ध्यान रखना 1434 से 1445, 1434 से 1445 ईस्वी। यह मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। भाई फरीद का पुत्र। किसका पुत्र था? उसका भाई था। ठीक है, नितांत अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए इसी के काल में सैयद वंश का पतन प्रारंभ हो गया। अयोग्य शासक था। इसलिए सैयद वंश का पतन प्रारंभ, सैयद वंश का पतन प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे बात, इस समय वास्तविक जो शक्तियां थी वो किसके हाथ में थी? सरवर उल मुल्क के हाथ में, जो कि वजीर था। वास्तविक शक्तियां देखो पीछे रह करके काम कर रहा है ये बेटा। वास्तविक शक्तियां वजीर सरवर उल मुल्क के हाथ में थी। अब देखो षड्यंत्र यहां से होता, मस्त वाला षड्यंत्र प्रारंभ। वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में? सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह को वैसे मरवा दिया था, षड्यंत्र रचा सिद्धपाल क्या। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना, ये षड्यंत्र करता कौन है? अब भी आगे भी इसके षड्यंत्र समाप्त नहीं हुए। किसके? सरवर उल मुल्क के। कैसे? इस सरवर उल मुल्क को मोहम्मद शाह ने खान जहां की उपाधि दी थी। इसका ध्यान रखना कि मोहम्मद शाह ने इसे खान ए जहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान एक अफगान सरदार आया था जिसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था? बहलोल लोदी। भारत किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और मोहम्मद शाह ने लोदी को अपना पुत्र कहा और साथ ही साथ इसे दो उपाधियां दी, खान जहां और खान खाना की उपाधि दी। चीजों को बस दिमाग में सेट करना, अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसी के समय अफगान बहलोल लोदी भारत आया। कहाँ आया था? भारत आया था। अब देखो ध्यान से सुनो, इतनी बात सुन लो। अब सुनो कहानी, मजेदार वाली कहानी। जौनपुर में मैंने आपको कहा कि सरकी राज्य की स्थापना हुई थी तुगलक वंश के काल के अंतिम समय में। तो जौनपुर में सरकी वंश का शासक था जिसका नाम था इब्राहिम सरकी। इस इब्राहिम सरकी ने मोहम्मद शाह के साथ जो है राज्य साम्राज्य का जो पूर्वी जो भाग था, इस पूर्वी भाग के ऊपर आक्रमण कर दिया।
जब पूर्वी भाग के ऊपर आक्रमण किया तब इस बेलोल लोदी ने मोहम्मद शाह की क्या की थी, रक्षा की थी। मोहम्मद शाह की इसने क्या की थी, रक्षा की थी। और यही कारण था कि साहब उसे उपाधि दी, कौन सी, पुत्र के समान का है, खाने जहां और खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बेहलोल लोदी ने सरकी राज्य के शासक इब्राहिम सरकी द्वारा मोहम्मद शाह के साम्राज्य के पूर्वी भाग पर आक्रमण करने पर उसकी रक्षा की। ठीक है, मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर बेहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। अपना पुत्र कहकर संबोधित किया तथा खाने खाना वे खाने जहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, लास्ट बात इसकी देखो, इसी के समय मालवा का जो शासक था महमूद, इस महमूद ने मोहम्मद शाह के ऊपर, दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह दिल्ली से भाग गया। भटकते हुए संकटपूर्ण स्थिति में 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कि मालवा के शासक महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तब क्या हुआ साहब कि मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग छूटा।
दिल्ली छोड़ करके भाग छूटा। और 1445 ईस्वी में मृत्यु हो गई। चौदह सौ पैंतालीस में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। कौन बनता है, अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451। तो अंतिम शासक की बात कर देते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह। चौदह सौ पैंतालीस से लेकर के 1451 ईस्वी तक था। ठीक है, अब इसके बारे में छोटी सी कहानी, बस 2 मिनट की। मोहम्मद शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था, मोहम्मद शाह का पुत्र था। अमीरों ने मिलकर के, जब मोहम्मद शाह भाग चला गया था महमूद के आक्रमण के बाद में, तो अमीरों ने मिलकर के इसको क्या बनाया था, सुल्तान बनाया। तो याद रखना कि मोहम्मद शाह का पुत्र था। अयोग्य व्यक्ति था। इसका एक वजीर था जिसका नाम था जुनेदी, माफ करना हमीद। इसका वजीर क्या था, हमीद। ये हमीद इसको बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो परेशान करने के बाद में इतना ज्यादा परेशान हुआ कि कहाँ चला गया, बदायूं चला गया। कहाँ चला गया, बदायूं चला जाता है। और बदायूं जाने से पहले उसके पीछे कारण भी है कि जब ये सुल्तान बना था ना, तो सुल्तान बनने से पूर्व भी ये बदायूं का क्या हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था। अब जब ये छोड़ करके जा रहा था, इसी समय इसकी पत्नी ने कहा, रे तू निकम्मा आदमी, कोई बात नहीं, तू शासन नहीं कर सकता, मेरे भाइयों, मेरे जो 2 भाई है, इन भाइयों का उद्धार करता हुआ जा। तो एक भाई था, पत्नी का भाई था जिसका नाम था सहना शहर, दूसरे का नाम था अमीर कोहते। क्या नाम था, अमीर कोहते। तो इनको वो क्या सौंप जाता है, प्रशासन सौंप के चला जाता है। इस अलाउद्दीन आलम शाह ने साम्राज्य का विभाजन किसके बीच में कर दिया, अपने दोनों सालों के बीच में, सहना शहर और अमीर कोहते के मध्य इसने क्या कर दिया था, साम्राज्य का विभाजन कर दिया। अब फोगट में कोई चीज हाथ आ जाती है तो उसकी कद्र नहीं होती है ना। तो यही चीज हो गई सेना और शहर और अमीर कोहते में, वो आपस में लड़ पड़े। क्या हुआ, आपस में लड़ पड़े। तो अमीर कोहते ने सेना या शहर को मार डाला और अमीर कोहते को जनता ने मार डाला। इस तरीके से सैयद वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। क्या हो गया था, पतन हो गया। और सारी की सारी बागडोर किसके हाथ में आ गई थी, बहलोल लोदी के। और इसने भारत में दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली, जिसका नाम क्या था, लोदी वंश। कौन सा वंश था, लोदी वंश। अमीर कोहते कहता रहता था कि अमीर कहाँ कौन थे, अमीर कौन थे, अमीर कौन थे। और सहना या शहर, सहना ही बजाता था, इसलिए उसको सहना या शहर कहा जाता था। तो ध्यान रखना कि मोहम्मद शाह का पुत्र था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, कि आलम शाह अपने वजीर हमीद से परेशान होकर बदायूं चला गया। जाने से पूर्व
संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन अपने 2 सालों में लिख दो, ठीक है। नंबर 1 सहना ए शहर, नंबर 2 अमीर कोहते, अमीर कोहते, मैं कर गया। अमीर कोहते ने सहना ए शहर की हत्या कर दी और जनता ने कोहते को मार डाला। और इसी के साथ सैयद वंश का क्या हो गया? सैयद वंश का पतन हो गया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे लोधी वंश का। ठीक है साहब, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।